गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे बीकॉम सेमेस्टर 2 में जो तुम लोग हो, तो तुम लोग का एक पेपर है, इलेक्टिव पेपर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इग्नू के सिलेबस के सेमेस्टर 2 में भी यह सिलेबस में है, तो आप लोग सबों के लिए यह काम का चीज़ है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है यह इंग्लिश भाषा का वर्ड है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है किसका है? इंग्लिश भाषा का वर्ड है। जब हम इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स जानने का कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि यह वर्ड जो है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर शामिल कर लिया गया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स जो है यह लैटिन भाषा का शब्द स्टैटस से डेवलप है, जबकि दूसरे मत के लोगों का मानना है कि इटालियन वर्ड एक होता है स्टैटिस्टा, इससे बना है स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह से जर्मन के वर्ड एक है, जर्मनी भाषा का एक वर्ड है स्टैटिस्टिक। तो जर्मनी वाले लोगों का कहना है कि नहीं, जो स्टैटिस्टिक्स है यह स्टैटिस्टिक्स इस स्टैटिस्टिक्स से बना है। तो हमको इससे बहस नहीं करना है कि वह किससे बना है, लेकिन जानना है कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं वह इंग्लिश भाषा का शब्द है, जो कि अनेक देश की अनेक भाषाओं से लिया गया हो सकता है, ऐसा अनेक विद्वानों का मत है। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला प्रयोग गॉटफ्राइड एकेनवाल्ड ने किया था, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने अपने बुक में इस शब्द का यूज किया था और उसके बारे में कुछ बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। स्टैटिस्टिक्स शब्द को हम कई अर्थों में यूज करते हैं, कई सेंस में इसका यूज होता है। इसलिए एक कोटेशन है कि यू कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स बाय स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप स्टैटिस्टिक्स की गणना स्टैटिस्टिक्स के द्वारा स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं। तो यहाँ 3 बार स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया गया है। इन तीनों स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग अलग अलग है। अब जैसे पहला स्टैटिस्टिक्स को हम डेटा के रूप में देखेंगे, डेटा यानी डेटा की बात होगी। दूसरा स्टैटिस्टिक्स जो हुआ, इसको स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में हम जानेंगे। और तीसरा स्टैटिस्टिक्स है स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के रूप में, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मेथड जो कैलकुलेट करने का तरीका, और ये आंकड़ा जिससे हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो यह हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है, एक सबसे इसका पॉपुलर डिफिनीशन है डॉक्टर सेलिगमैन के द्वारा जो लिखा गया है। इससे बहुत सारे डिफिनीशन हैं। प्रीवियसली एक बार इसकी डिफिनीशन पे ही चर्चा हो रही थी, तो शायद लगभग 400 डिफिनीशंस दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो हम लोग देखें कि इन्होंने क्या कहा था डॉक्टर सेलिगमैन ने, कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the method of collecting, presenting, comparing and interpreting। 4 बातों को इन्होंने जिक्र किया था कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा साइंस है जो मेथड ऑफ कलेक्टिंग, डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, डाटा कलेक्टिंग का मेथड, उस डाटा को फिर प्रेजेंट करना होता है इस रूप में, ताकि जो उसका यूज करने वाले हैं उसको प्रॉपरली यूज कर सकें, उसको देख के समझ सकें और उसके आधार पे अपने रिसर्च वर्क को या जो भी काम उनको करना है उसको आगे बढ़ा सकें। तो कंपेयरिंग, फिर 2 आंकड़ों के बीच कंपेयर करने की बात होती है। जैसे मान लो इनकम का है, हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमारा क्या एक्सपेंस का पैटर्न था, हमारा क्या इनकम था। करंट ईयर के डाटा से उसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेहतर हुआ या पहले से खराब हुआ। एंड इंटरप्रेटिंग, और यानी कंपेयर करने के बाद हम निष्कर्ष के रूप में उसको व्याख्या करके रूप में लिखते हैं, तो यह हो गया इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी।
अब जो भी पर्पस के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, जैसे हम कोई सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हों, हम कोई इकोनॉमिकल डेटा का सर्वे करके उसका यूज कर रहे हों, हम कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हों, हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जानना चाह रहे हों, यानी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हमको डाटा की आवश्यकता पड़ती है जब हम रिसर्च वर्क किया करते हैं, या कोई चीज़ पे हम अपना कोई नोट्स तैयार करते हैं या कोई अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इन सारे जगहों पे हमको स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है। और वह स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जैसे अभी हमारे देश में जनगणना होने वाला है, सेंसस होने वाला है, 2021 में होगा, हर 10 साल में होता है। तो उससे जो डेटा कलेक्ट होगा वह प्राइमरी डेटा कहलाता है। उस डेटा पर जब वह डेटा पब्लिश्ड होगा तो उसके आधार पे हम कई तरह की निष्कर्षों को निकाल सकते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के क्वालिटीज़ को, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर। तो अब अलग अलग पर्पस से हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर हम अपना रिसर्च करते हैं और अपना एक कंक्लूजन सामने लाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स जो है यह क्या है भाई, तो इनके हिसाब से एक साइंस है। किसी और इसमें और बहुत सारे जो अलग अलग डिफिनीशंस दिए गए हैं, उन सभी डिफिनीशंस का अगर निचोड़ जिस्ट निकाला जाए तो हम 4 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहला है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए गेम ऑफ डेटा, यानी कि जो विद्वान लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया तो उसको उनका कहने का मतलब था कि पूरे सांख्यिकी कुछ खास बात नहीं है, यह आंकड़ों का एक खेल है। इसमें सिर्फ आंकड़े के आधार पर ही हम सारा काम करते हैं, यानी जो भी कंक्लूज़न, जो भी कैलकुलेशंस है या जो भी कंक्लूज़न हम निकालते हैं, जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, वह सब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर होता है। इसलिए भाई इसको कह सकते हैं कि यह कोई खास काम नहीं है, सिर्फ यह आंकड़ों का खेल है। जबकि दूसरे लोगों जैसे इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, तो इनका कहना है, और इस तरह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस। मतलब इन्होंने चाहे जिन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उनके कहने का मतलब यह भी था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो यह एक विज्ञान है। तो विज्ञान पे अगर हम फोकस करें, विज्ञान या साइंस किसको कहेंगे भाई, तो साइंस का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज टुवर्ड सब्जेक्ट मैटर, किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष ज्ञान। तो आंकड़ों को अगर हम कलेक्ट करना, उनको प्रेजेंट करना, कंपेयर करके उनसे निष्कर्ष निकालना, यह सब एक सिस्टम के तहत होता है। साइंस में भी हर काम एक सिस्टम के तहत होता है। जैसे मान लो कि हम लोग लिख दिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र होता है, तो जिस रसायन शास्त्री ने अणुसूत्र की रचना की होगी उसके मन में ऐसे ही विचार नहीं आ गया होगा कि हम H2SO4 लिख दें तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, हम H2O लिख दिए तो हो गया पानी या जल की बात हो गई, या इस तरह से बहुत सारा जो भी अणुसूत्र की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ लिखने या मन में विचार आने से या किसी परंपरा के तहत नहीं माना गया, बल्कि इन जो भी चीज़ों को हमने लिखा या जो भी चीज़ पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसका एक लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया होगा, उसकी जांच परख की गई होगी और उसको सही पाया गया कि नहीं, इस हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोग करने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और यह बिल्कुल सत्य बात है। तो इसके आधार पर इसको मान्यता दी गई। तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी जो भी है, मान लो कोई एक डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक डेटा है 90, 80, 85, 92 या जो भी 72, अब इसका मीन निकालना हो या मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो या कोई भी कैलकुलेशन हम मेजरमेंट करना हो, तो हम ऐसे एट रैंडम बोल दिए कि नहीं इसका मीन मान लो भाई 90 होगा, तो मेरे कहने से 90 हो गया ऐसी बात नहीं, हो सकता है 90 ही हो, लेकिन मेरे कहने के कारण नहीं होगा। इसका एक प्रोसेस है कैलकुलेशन करने का, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे और 90 आएगा तो मान लिया जाएगा।
जिस तरह से इसको एक प्रोसेस के तहत टेस्ट किया गया, उसी तरह से इसको भी एक प्रोसेस के तहत टेस्ट किया गया। तो जिस तरह से साइंस किसी परंपरा को या किसी मान्यता को या पहले से चली आ रही अवधारणा को सिर्फ कहने भर से नहीं मानता है, उसको अपने तर्कों की कसौटी पे कसता है, उसको अपने तौर तरीके से देखता है, परखता है, जांचता है और तब उसको मान्यता देता है। ठीक उसी तरह से हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी किसी मेजरमेंट को हम सिर्फ कही गई या सुनी गई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके जो प्रोसेस हैं उसको फॉलो करते हुए ही एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो साइंस और स्टैटिस्टिक्स में इस रूप में हम समानता पाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस। अब स्टैटिस्टिक्स इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज। कुछ दूसरे विद्वानों का जो डिफिनीशन था उसके आधार पर जब हम स्टैटिस्टिक्स की व्याख्या करते हैं तो उनका कहना था कि स्टैटिस्टिक्स जो है यह एक सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ये ब्रांच ऑफ नॉलेज क्या है मतलब? तो हम लोग जो भी स्टडी करते हैं उन सब को हम बोलते हैं नॉलेज गेन करना, नॉलेज कलेक्ट करना। जैसे आप मान लिया अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस वाले लोग जो हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आर्ट्स वाले लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे पेपर होता है। तो अब अगर किसी एक पेपर को पढ़ने के क्रम में उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए दूसरे पेपर को पढ़ना या समझना आवश्यक हो तो वह सेपरेट ब्रांच नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्ञान की शाखा हो जिसको वह अपने आप में परिपूर्ण हो, उसके स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत सारा स्कोप है, यानी उसका स्टडी करते करते हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए और उसका स्टडी संपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स को इतना जान लिया, इतना समझ लिया कि अब इसमें समझने को कुछ भी नहीं बचा। एक्चुअल में क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स तो बचा रह जाएगा, हम नहीं बच पाएंगे। हमारा जीवन अवधि जो है स्पान ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अभी भी बचा रहेगा। तो यह ज्ञान की बिल्कुल स्वतंत्र शाखा है जिसके अध्ययन के लिए हमको ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स जानना है तो हमको हिस्ट्री का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हमको बायोलॉजी भी अच्छा से आना चाहिए, हमको अकाउंट्स प्रॉपर वे में जानकारी होनी चाहिए, तब स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अकाउंट्स बिल्कुल सेपरेट है, बायोलॉजी बिल्कुल सेपरेट है और मेरा स्टैटिस्टिक्स भी अपने आप में सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज है। फिर कुछ लोगों के जो डिफिनीशन है उनका निचोड़ अगर हम देखें तो उनके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। उनका कहना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? तो एक आर्ट है, एक कला है। तो अब आर्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो किसी भी काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना आर्ट्स कहलाता है, आर्ट कहलाता है। यानी कला क्या है? किसी काम को करने के तरीके के ऊपर इसको हम डिफाइन करते हैं। जो सबसे अच्छा करता है वो सबसे अच्छा आर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी जो हमारे पास डेटा होते हैं उनको इस ढंग से प्रेजेंट करना कि वह मीनिंगफुल हो, उनके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, उनके आधार पे उनसे हमको अपने रिसर्च वर्क में हेल्प मिल सके, तो इसको इस ढंग से प्रेजेंट करना एक आर्ट होता है। अब हफाजात मैनर में दे दिएगा, मान लो 100 बच्चों का क्लास है और कोई डेटा दिया गया कि भाई चलिए सबको लिख लीजिए। अब हम सबका मार्क्स लिख लिए, अब यह पता ही नहीं कि किसका मार्क्स क्या है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? हम सबसे अधिक तेज बच्चे की जानकारी लेना चाह रहे थे तो हमको सब इंडिविजुअल सबके सामने उसका मार्क्स लिखना होगा। सिर्फ मार्क्स लिख दिया और पता ही नहीं कि 90 किसने लाया है, 60 किसने लाया, 80 किसने लाया, 95 किसने लाया, कुछ नहीं पता है। तो वह हुआ, उस आंकड़े से कोई भी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा। तो हमारे पास यह आर्ट होना चाहिए कि हमारा पर्पस था कि हम सबसे तेज बच्चे को मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करना चाहते थे, कौन सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है या किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। सबका हाइट नापा गया, अब उसको लिख लिया गया एक कागज़ पर। अब लिख के बताया गया कि हाँ क्लास का सबसे लंबा बच्चा 4 फीट 9 इंच का है। तो 4 फीट 9 इंच का कौन बच्चा है अभी हमको पता ही नहीं है, तो इससे भी कोई हम बहुत स्पष्ट रूप से हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो हमको अपने डेटा को इस ढंग से प्रेजेंट करना होता है कि वह मीनिंगफुल हो, उससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके, इसलिए वह एक आर्ट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे तो स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट।
तो यह डिफिनीशंस के आधार पे जो निचोड़ निकाला गया है उसके आधार पे ये 4 बातें कही गई थी। अब आइए हम लोग देखें कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे डेटा क्या है। चूँकि हम लोग को जो पढ़ना है उसका चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें जब हम कैलकुलेशन करने का काम शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना होगा मीन, मीडियन और मोड। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको जानना है, खास करके सीरीज के बारे में जानना है। लेकिन एक डेटा होता है, डेटा क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लें। जैसे डेटा को डिफाइन किया गया कि व्हेन फिगर्स आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर रेफरेंस इट्स कॉल्ड डेटा। यानी जब हम अंकों का प्रयोग किसी विशेष संदर्भ में करते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डेटा बोलते हैं। यानी अंक जो होते हैं वही डेटा होते हैं, इसलिए अंक को हम लोग, डेटा का हिंदी होती है समंक और फिगर का हिंदी होता है अंक। तो अंक ही समंक में बदल जाता है, लेकिन कब? जब वक्ता जो है, बोलने वाला व्यक्ति जो है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अंकों का प्रयोग करता हो। उदाहरण के लिए हम लोग लें, जैसे लिखा हुआ है 90, 80, 85, 92, 65, इस तरह से 72 तक, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो यह क्या है? फिगर है। लेकिन अगर लिख दिया गया कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स, तो यहाँ जो व्यक्ति है वह बताना चाह रहा है कि 10 छात्रों का अकाउंट्स में टेस्ट हुआ जिसमें उनका मार्क्स इस तरह से आया है। यानी वक्ता जो है वह अकाउंट्स के नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए फिगर का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डेटा हो गया। फॉलोइंग इज द हाइट, फॉलोइंग इज द वेट, फॉलोइंग इज द इनकम, फॉलोइंग इज द एक्सपेंसेस, फॉलोइंग इज द सेल्स, फॉलोइंग इज द परचेज, किसी तरह का डेटा दिया हुआ है। तो यह तब होगा डेटा जब हम अपनी बात को, जो हम बताना चाहते हैं, हम सेल्स का आंकड़ा देना चाहते हैं तो हम सेल्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर फिगर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फिगर क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। लेकिन हम बोल दें कि हाँ भाई बोलो, लिखो 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम बोल देंगे कि भाई ये जो है हमारे शहर के कुछ नामी दुकान का सेल्स है, तब हम बताएंगे तो पता चलेगा कहीं सेल्स का आंकड़ा है या परचेज का आंकड़ा है। तो जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं तो वही अंक समंक या डेटा कहलाते हैं। अब हम इन अंकों को इस तरह से लिखते हैं कि वह मीनिंगफुल हो, उससे हम निष्कर्ष निकालें, उससे हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए कहा गया कि सीरीज इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ए साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल मैनर। यानी अब इन डाटास को, इन आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उनसे कुछ अर्थपूर्ण तरीके से निष्कर्ष निकाला जा सके, उनको वैज्ञानिक तरीके से लिखना और उनको निष्कर्ष के योग्य बनाना सीरीज कहलाता है। सीरीज क्या हुआ भाई? तो सिस्टम ऑफ अरेंजिंग डेटा, आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने का तरीका, वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण हो रहा है और वैज्ञानिक तरीके से अगर लिखा गया है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। अब इस सीरीज कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक डेटा दिया रहता है, जैसे दिया हुआ था कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 छात्रों का केवल अंक दिया हुआ है कि पहला छात्र को मान लो ए नाम है तो ए ने 90 लाया, बी ने 80 लाया, सी ने 85 लाया, डी ने 95 लाया, इस तरह से दिया हुआ है। तो एक ही चीज़ दिया हुआ है, केवल मार्क्स दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन जब 2 तरह के आंकड़े हमारे पास हों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्क्स है 10, 20, 30 to 80 और 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5, 20 लाने वाले 15, 30 लाने वाले 20, 40 लाने वाले 38,
तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह का डेटा हो गया, एक तो मार्क्स का हो गया, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हो गया। तो यह जो हो गया यह क्या कहलाया, डिस्क्रीट सीरीज कहलाया। फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या हो गया भाई तो ऐसा डेटा ऐसा सीरीज जिसमें दो आंकड़े तो होंगे लेकिन कंटिन्यूटी होगी, आंकड़े यहाँ भी दो ही होंगे और उनके साथ साथ कंटिन्यूटी भी होगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज मेरा दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज और एक को बोलते हैं इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो यह एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज का। तो इसमें क्या हो गया, क्लास इंटरवल जो होगा यानी कि मार्क्स मान लो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस यहाँ से यहाँ तक नंबर 0 से 10 नंबर लाने वालों 0 से 10 नंबर के बीच में जो नंबर लाने वाले छात्र हैं उनकी संख्या है 5। 10 से 20 नंबर लाने वाले छात्रों के इसके बीच में नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या है 20। 20 और 30 के बीच में नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या है 11। तो इधर जो है लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और राइट साइड में जो दिया हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। अब इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पहले क्लास का L2 दूसरे क्लास का L1 हो जाता है। पहले क्लास का L2 यानी अपर लिमिट, लोअर लिमिट को हम शॉर्ट में बोलते हैं L1 और अपर लिमिट को बोलते हैं L2। तो यहाँ पहले क्लास का अपर लिमिट या L2 दूसरे क्लास के लिए लोअर लिमिट या L1 में कन्वर्ट होता है। दूसरे क्लास का L2 तीसरे का L1, तीसरे का L2 चौथे का L1, चौथे का L2 पाँचवें का L1, इस तरह से होता जाएगा। तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो 10 होता है इसमें शामिल नहीं होता है। पहला क्लास जो है 0 to 10, तो 10 उसमें शामिल नहीं है, 9.999 तक आएगा। 10 अगर हो गया तो कहाँ आ जाएगा, सेकंड वाले में। यहाँ 20 शामिल नहीं है, 19.999 तक आएगा, लेकिन जो ही 20 होगा वो आ जाएगा नीचे वाले क्लास में। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, यानी कि जो अपर लिमिट है वह इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। जबकि इंक्लूसिव में क्या होगा कि अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड रहता है। जैसे यहाँ देखो 0 to 9, तो 9 जो है पहले ही क्लास में इंक्लूड है, अगला क्लास ही स्टार्ट हो रहा है 10 से। तो 9 के बाद जो भी आएगा वो 10 to 19 जो होगा वो इसमें आएगा। 19 के बाद 20 जो हो गया नीचे आ गया। तो यहाँ जो है पहले क्लास का L2 दूसरे क्लास का L1 नहीं होगा, बल्कि दूसरे क्लास का L1 L2 के बाद वाला फिगर होगा। 9 के बाद 10, 19 के बाद 20, 29 के बाद 30, 39 के बाद 40, इस तरह से। तो यह दो तरह का मेरा कंटिन्यूअस सीरीज होगा। एक का नाम होगा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज और एक का नाम हुआ इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसको कैसे डिफाइन किया है, इसको किस रूप में हम लोग लेते हैं, किस तरह से इसका हम लोग स्टडी करेंगे, इसके स्कोप्स क्या हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना सीखेंगे। अब मीन निकालने के कई मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे और समय बचा तो मीडियन को भी बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू।